नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? तो बच्चों, एग्जाम बहुत नजदीक है, आप सब स्ट्रेस में हैं, मुझे पता है, आपके कमेंट्स से पता चल जा रहा है बहुत स्ट्रेस में हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं अंतिम बार 10th के पार्ट 2.0 की सीरीज में साइंस में द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। थोड़ा सा पहले साइंस कवर अप कर लूँ, फिर मैं एसएसटी लेके आऊंगी, आप सबका डिमांड है एसएसटी का। और अभी एग्जाम के थोड़े नजदीक में मैं आपको तब इंग्लिश प्रोवाइड करूंगी। एग्जाम के नजदीक होगा तो आप जब उसको करेंगे तो आपको सीधा एग्जाम ही देने जाना होगा, तो आपको फ्रेशन अप होगा वो सब कुछ। मैथ्स के मैंने काफी कुछ प्रोवाइड कर लिया हुआ है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स मैं दे रही हूँ ये बेसिकली बी सी डी तीनों सेक्शंस कवर अप हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। तो अभी ये पार्ट 1 है, ये सीधी सी बात है। कम क्वेश्चंस हम इतने कर नहीं पाएंगे कि नहीं यही आएगा, ऐसा सब कुछ बकवास हो रहा है कि अरे यही करके जाना। देयर आर प्रोबेबिलिटीज, ओके, तो मैं आपको उन्हीं प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप इनको अच्छे से समझिएगा पहले, फिर लर्न कीजिएगा, तो आपको इजी हो जाएगा लर्न करना। सिर्फ आप वीडियो ऑफ करके आप सिर्फ लर्न करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो थोड़ा सा समझ के करेंगे तो इजी हो जाएगा, बिकॉज थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएगा आपके जो पूरे साल भर से आपने स्टडी किया है। तो चलिए और कोई टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, गिव वन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है। तो मैंने इसमें डेफिनेशन भी दे दी है, क्योंकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस आता है कुछ आता है तो आपको इजी होता है लर्न करने के लिए, थोड़ा थोड़ा मैंने ऐड किया हुआ है। तो केमिकल रिएक्शंस जहां पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। ठीक है, हीट, लाइट और साउंड की मदद से जो भी आई मीन साउंड की तरफ से, ठीक है, जैसे हम बम फोड़ते हैं तो हीट भी आती है, ठीक है, लाइट भी चमकती है, आवाज भी आती है ना। बम मतलब कि जो ये अपन दिवाली में बम फोड़ते हैं, ओके। तो ये उस दौरान जो केमिकल रिएक्शन होता है ना उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज हो रही है वहां पे। तो जैसे यहाँ पे है कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी हम देते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी खाना पकाती हैं तो उसमें कुकर में सब्जी डालती है तो कुकर में नीचे गैस मम्मी ऑन करके उनको हीट देती हैं। ठीक है, तो रिएक्शन जिसमें हीट दी जाती है तब जाके रिएक्शन प्रोसीड होता है, उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मतलब कि हीट को ले लेना, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स हीट प्लस 2NO। ठीक है, तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है वो आपको कंप्लीट नाइट्रोजन ऑक्साइड दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डेंसिटी विथ एग्जांपल, या तो आपको ऐसे ही बोल सकते हैं एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। ठीक है, खाना खराब होता है उसका मतलब क्या होता है, दैट इज अ डेंसिटी। तो क्या होता है इसके अंदर कि जब फूड आइटम्स जो भी होते हैं, जब हम उनको लंबे समय तक बाहर की तरफ रख देते हैं, तो हमें पता है खाना जो भी होता है उसमें ऑयल और फैट तो होता ही है। तो ऑयल और फैट में बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो उस ऑयल और फैट के साथ रिएक्ट करता है, उनको ऑक्सीडाइज कर लेता है, और उसमें चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस के हिसाब से उनकी स्मेल जो है वो बेकार हो जाती है, ठीक है, बदबू मारता है खाना या उसकी टेस्ट बिगड़ जाती है। तब उस खाने को हम बोलते हैं दैट दे बिकम रेंसिड। ठीक है, मतलब खराब हो गए हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं रेंसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप मिल्क को समर्स में खोल के रखेंगे तो वो खट्टा हो जाता है ना, मिल्क खट्टा हो जाता है। तो इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वो रेंसिड ना हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन। सो कोरोजन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मेटल को हम एक्सपोज करते हैं, उसको हम लोग खुले में छोड़ देते हैं एयर और मॉइस्चर के साथ। ठीक है, मॉइस्चर, एसिड, बेसिकली एयर होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसके साथ जब हम उसको लीव कर लेते हैं ना तो वो एक पैचेस क्रिएट कर लेता है। ठीक है, उसकी जो शाइनिंग अपीयरेंस है वो डल हो जाती है, उसको हम कहते हैं दे टार्निश। ठीक है, उसको टार्निश कहते हैं। तो टार्निश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रेस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है उसके सरफेस पे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे कि एग्जांपल है आपको कि टार्निशिंग ऑन सिल्वर वेयर। ठीक है, जो भी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, चम्मच हो गया, ग्लास हो गया, कुछ भी, तो सिल्वर को जब हम लोग H2S एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है, और O2 के साथ मिक्स करके रखते हैं ना, तो आप उसको जो बाहर रख दे तो H2S की जो हवा होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो हवा के साथ मिक्स होती है, ऑक्सीजन भी होता है, तो उसके कांटेक्ट में जब आता है तो वो बना देता है Ag2S, मतलब कि सिल्वर सल्फाइड। ये सिल्वर सल्फाइड ही होता है जो ब्लैक कलर की कोटिंग करता है, ठीक है, सिल्वर आर्टिकल्स के ऊपर। तो सारे सारे जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। लड़कियों को ज्यादा पता होगा क्योंकि हर नवरात्रि हम लेके रखते हैं, संभालते, पर जब एक साल के बाद निकालते तो वही अपन को काले काले धब्बे वहां पे दिख जाते हैं। चलिए नेक्स्ट इज द कोरोशन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो कॉपर की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर
ऑक्साइड। अब जो भी कॉपर, तांबे का लोटा वगैरह आपने देखा होगा घर पे मम्मी यूज करते होंगे सूरज को पानी देने के लिए, तो उसके ऊपर ना ग्रीन कलर के अगेन पैचेस आ जाते हैं, ठीक है, तो वो आते हैं बिकॉज ऑफ द कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से ग्रीन कलर के पैचेस आते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपको है दैट इफेक्ट ऑफ कोरोजन, इसका इफेक्ट क्या है? सो कोरोजन इज द ऑक्सीडेटिव डेटेरियोरेशन ऑफ अ मेटल, ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता है कि भैया ऑक्सीजन की वजह से जो मेटल है वो खराब होता जाता है। अब इसके इफेक्ट ये है कि हमारी कार की बॉडीज होती है, ब्रिजेस होते हैं, आयरन रेलिंग्स होती है, शिप्स होती है, ये सब डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेटल से बने होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोरोजन से इफेक्ट होते ही हैं। ज्यादातर सीरियस प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलता है आयरन के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे रस्टिंग हो जाती है, तो वो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आता है, बिकॉज 90% चीजें हमारे आसपास आयरन की, ब्रिज आयरन का बनता है, ठीक है। घर के अंदर जो सिली के होते हैं वो आयरन के होते हैं, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आयरन की बनती है, तो इसके लिए आयरन में प्रॉब्लम फेस ज्यादा करने को पड़ती है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, व्हाई डज एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो जो बेसिकली एसिड का अगर आप एक्टिव सॉल्यूशन लेते हो, थोड़ा सा गीला गीला सॉल्यूशन लेते हो, तो वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्यों? देखो बेसिकली क्या होता है ना कि एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर प्रोटॉन H+ आयन होता है, और जब उसको हम लोग पानी में डिजोल्व करते हैं तो अपने H+ आयन को दे देता है, ठीक है। जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग की भैया HCl है, तो HCl जब पानी में रखोगे तो वो H+ और Cl- पे चला जाएगा। H2SO4 है तो उसको आप पानी में डालोगे तो वो H+ और SO4 2- में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? H+ आ गया। तो जब भी पानी में डिजोल्व करते हैं एसिड को तो वो H+ डोनेट कर लेता है। अब जब when acid is added to water it dissociate in the formation of the charged particles, इसको हम कहते हैं आयंस। तो यही HCl डिसोसिएट होगा H+ और Cl- आयन में। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे पास करते हैं ना, तो ये आयंस जो है वो मूव करना शुरू करते हैं। वी नो आयंस आर द चार्जेस, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। तो यही जो मूवमेंट होता है, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज आयंस कंस्टिट्यूशन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, और यही इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो दैट्स वाई वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉसिबल हो जाती है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमारे पास यही बोला गया है कि जब भी, ठीक है, हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो H+ मतलब कि H+ आयन देगा एंड नेगेटिव दूसरा आयन देगा ना। H+ आयन तो जब हम इसमें बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई करेंगे तो ये H+ आयन जो होगा वो मूव करेगा, ठीक है। जब वो मूव करेगा तो वो बट ऑब्वियसली एक एनर्जी लिबरेट करेगा, और वही एनर्जी हम लोग को इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में मिल जाती है। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि एसिड को एक्वियस सॉल्यूशन में जब आप डालते हो तो आपको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हुए दिखती है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेम 2 क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, तो हमें वो दो सब्सटेंस बताओ जिसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे, मैंने अब दो ही हैं तो मैंने आपको दो दे दिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 और सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। नेक्स्ट अभी 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा, एक एक मार्क करके आ जाएगा दोनों में। क्या है? व्हाट कलर चेंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल हीटिंग कॉपर टू सल्फेट, कॉपर टू सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या कलर चेंज देखने को मिलेगा? Why are water droplets seen on the upper cooler part of the test tube, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में आपको ऊपर की तरफ कुछ ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। इसको थोड़ा सा मैं लार्ज कर लूँ, आप देख पाओगे, ठीक है। तो देखो बेटा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं, और एक कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ठीक है, उसको हम हीट कर रहे हैं बर्नर से। तो क्या है बेटा यहाँ पर कि जो कलर है, ठीक है, जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है ना जिसमें पानी के 5 मॉलिक्यूल होते हैं CuSO4.5H2O, वो एक्चुअली ब्लू कलर का होता है। ओके, तो जब आप उसको हीट करोगे तो पानी वेपराइज हो जाएगा, पानी वेपराइज हो जाएगा तो ये जो ब्लू कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, दैट टर्न्स इनटू वाइट, नॉट वाइल्ड, ठीक है, टर्न्स इनटू वाइट कलर, ठीक है, ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर टेस्ट ट्यूब। ओके, अब यहाँ पर ड्यू टू द लॉस ऑफ द
तो जब हम उसको हटा दें तो पानी पूरा निकल गया, वेपराइज हो गया, तो हम लोगों को कौन सा कलर मिल जाएगा बेटा? व्हाइट कलर मिल जाएगा। तो याद करना, ठीक है, ब्लू से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रहेगा सिर्फ कॉपर सल्फेट, और ये रहेगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ठीक है। नाउ द लिक्विड ड्रॉपलेट्स अपीयरिंग ऑन द अपर साइड, क्या टाइप किया है मैंने भी, ठीक है, सी नहीं आएगा सिर्फ, ठीक है। तो हम लोगों को ना ऊपर की तरफ जो है वो पानी के कुछ बूंदे नजर आएंगी। अब बेसिकली क्या होता है कि जब इवेपोरेट्स होते हैं, ठीक है, तो पानी ऊपर जाएगा, ऊपर तो टेम्परेचर ठंडा हो गया, तो वो यही पानी की बूंदे जो है वो क्या हो जाएंगी? कंडेंस हो जाएंगी, और वहाँ पे आपको मतलब पानी का जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे बूंदे नजर आएंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को ऊपर की तरफ बूंदे नजर आ रहे पानी की। नेक्स्ट, गिव द साइंटिफिक रीजंस एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज न्यूट्रल। ठीक है, NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होता है। देखो NaCl एक सॉल्ट है, तो जब हम बेसिकली ये कैसे बनता है? ये बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से। ठीक है, तो जब हम लोग HCl और NaOH को रिएक्ट करते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो हम लोगों को मिल जाएगा NaCl प्लस पानी मिल जाता है। तो हेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों का सेम होता है, तो वो पानी बन जाता है, और दे बोथ हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन। इसके लिए इसका बिहेवियर कैसा हो जाता है? न्यूट्रल बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जब हम इसको पानी में डालते भी है ना, तो हमें ये ना एसिडिक फॉर्म में मिलता है ना वो बेसिक फॉर्म में मिलता है। तो इन शॉर्ट ध्यान देना कि कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो हमको जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा। वाइसा वर्सा, अगर आप वीक एसिड और वीक बेस भी आप जब रिएक्ट करोगे फिर भी आपको जो सॉल्ट मिलेगा कैसा मिलेगा बेटा? न्यूट्रल मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना। तो अगर वीक एसिड वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपको सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल मिलता है। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच का रिएक्शन बताइए। तो मैंने अच्छे से दिया हुआ है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, मतलब कि CaSO4 के साथ आधा मॉलिक्यूल पानी का है, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जब ये आधा मॉलिक्यूल पानी का, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? जिप्सम। क्या बन जाता है बेटा? जिप्सम। ठीक है, दैट्स इट, कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट इज यूजेस। देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो बेसिकली ये एक मिक्सचर होता है बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स का, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देता है, डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ना आपको एक स्ट्रिप दी होती है, ठीक है, लाइक लाइक येलो कलर है तो ये पीएच होगा, ग्रीन कलर तो पीएच 7 होगा, ठीक है, पिंक कलर है तो पीएच 9 होगा, ऐसे करके आपको कलर्स के थ्रू पीएच की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये पीएच के अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग कलर्स आते हैं, और यहाँ से हम लोग पहचान सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है, या सब्सटेंस हमारा एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, तो ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब सीधी सी बात है, एसिडिक मीडियम के अंदर, ठीक है, उसके यूजेस क्या है? तो नॉर्मली अगर बात करें तो एसिडिक मीडियम में आपको जो इंडिकेटर है वो शो करेगा रेड, ऑरेंज, येलो, ऑरेंजिश येलो, ऐसे कुछ। ठीक है, बेसिक मीडियम में आपको ब्लू, वायलेट या पर्पल कलर, और न्यूट्रल के अंदर आपको चेंजेस कलर तो ग्रीन के आसपास चेंज हो जाता है। तो अब सिंपली अगर हम देखें तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज में लिखना चाहूंगी यहाँ पर 4th पॉइंट पे। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। मतलब कि आज अगर हम ये देखें ना कि भैया एसिड तो है, देखो टमाटर है वो भी, उसमें भी एसिड होता है, ठीक है, नींबू, उसमें भी एसिड होता है, HCl में भी एसिड है, बट कौन सा एसिड, इनमें कौन सा एसिड बहुत ज्यादा खतरनाक है और कौन सा ऐसे वीक है, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो स्ट्रेंथ भी जो है वो हम लोग को यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता चल जाती है। ठीक है बेटा, और जो नेक्स्ट इज द 10th क्वेश्चन, देखते क्या है 10th क्वेश्चन के अंदर, दैट व्हाई एन एसिड शुड बी एडेड टू वाटर फॉर द डाइल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग एसिड को पानी में क्यों डालते हैं? अगर हमें डाइल्यूट करना होता है तो पानी को एसिड में नहीं डालते, ठीक है, एसिड को पानी में डालते हैं। क्यों? देखो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू द एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो क्या होगा ना कि अगर हम लोग यहाँ पर पानी को ऐड करेंगे एसिड के अंदर, तो आपने एसिड लिया उसमें पानी ऐड किया, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। इसके लिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ना एसिड को पानी में डालो,
मतलब कि आप एक ग्लास पानी का ले लो, उसमें एक एक बूंद करके एसिड डालो, ना कि एसिड के अंदर आप पानी डालो। अगर इस तरीके से करेंगे ना तो ऐसा पॉसिबल है कि जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट होती है, ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं उसका मतलब कि अगर हम लोग पानी को एसिड में डालेंगे तो सिंपल आपने ग्लास लिया, उसमें एसिड अपने पानी डालो, एसिड से छपक करके ऊपर आएगा, ठीक है, तो वो स्प्लैश आउट होगा और इसके लिए हमारे स्किन वगैरह पर लगकर वो बर्निंग सेंसेशन भी दे सकता है। तो दैट्स वाई हम हमेशा धीरे 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 करके एसिड को जो है वो पानी में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why should curd and the sour sorry why should curd and the sour substances not to be kept in brass and copper vessels, ठीक है। तो जो कर्ड और जो सावर मतलब खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम लोग ब्रास या कॉपर में नहीं रखते हैं, बिकॉज ब्रास और कॉपर जो मेटल्स होते हैं, ठीक है। एंड वी नो बेटा, हमें पता है कि मेटल्स के साथ, ठीक है, मेटल्स के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब वो रिएक्ट करेंगे तो एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो अगर आप उस सब्सटेंस को कॉपर और कंटेनर में रखते हो तो वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, और पूरा पूरा कंटेन जो है कंटेनर कोरोड हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, उसका मतलब कि अनफिट कंजम्पशन वहाँ पे हो जाएगा, हमारा पूरा खाना जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो खाना तो खराब होगा ही होगा, प्लस साथ में जो हमारे मेटल्स है वो क्या हो जाएंगे, वो भी डैमेज हो जाएंगे, कोरोड हो जाएंगे, रस्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, एग्जांपल देने हैं। देखो, द ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म बेस आर कॉल्ड द बेसिक ऑक्साइड्स। क्या बोल रहा है, वो ऑक्साइड्स जैसे कि जनरली है ना मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जब भी बेटा पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो वो आपको क्या देंगे, बेस देंगे। ओके, क्या देंगे, बेस। इसके लिए इसको हम लोग बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग इनको बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं क्योंकि हमको वो बेस मिलता है। जैसे कि मेटल ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, आपको क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड वी नो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर में होता है, कोई भी ले लो, Na2O, MgO, CaO, BaO, कोई भी आप मेटल ऑक्साइड यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल्स। द रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल हो जाना, इसका मतलब कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे ये HCl एसिड हुआ, ये NaOH बेस हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया इसके अंदर, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये H और ये OH निकल के पानी बन गए, बाकी Na और Cl बन गया, वो आ गया सॉल्ट, ठीक है। सिमिलरली H2SO4 प्लस 2KOH, तो ये H और ये OH मिलकर पानी बन गए, बाकी क्या बचा, K और SO4, K और SO4 मिलकर K2SO4 आ गया, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप, ठीक है। तो जब हार्ड वाटर पानी के साथ ट्रीट करता है तो स्कम बनता है, तो वो क्या होता है, कैसे होता है, तो स्कम मतलब बेसिकली जो फ्रोथ बनता है ना, ऊपर झाग बनती है, उसको स्कम कहते हैं, ठीक है। तो आपने जब पानी के अंदर सर्फ डाला, उसको यूं यूं हिलाते हैं हम लोग, ठीक है, मिक्स करते हैं तो पूरा यूं झाग बनती है, तो स्कम कहते हैं उसको। तो एक्चुअली ये जो स्कम है ना, ये एक लेयर है डर्ट की या फ्रोथ की जो पानी के सरफेस पर अपने को देखने को मिलती है। सोप जो है वो अच्छे से काम नहीं करता है अगर पानी हमारा हार्ड होता है तो, ठीक है। तो सोप के अंदर बेसिकली सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है विच कंटेन लॉन्ग फैटी एसिड्स। अब हार्ड वाटर के अंदर जो होता है वो सॉल्ट के फॉर्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो जब सोप को हम हार्ड वाटर में मिक्स करते हैं ना, ऐड करते हैं, तो यही कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, वो सोडियम और पोटेशियम को डिस्प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया ना, पॉइंट को समझना अब अच्छे से, क्या बोल रहा है ये कि जो अपना हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में सॉल्ट्स होते हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, और जो सोप होता है
उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं सोडियम या तो फिर पोटेशियम, ठीक है। तो जब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं ना, तो ये जो मैग्नीशियम कैल्शियम कैल्शियम है, ये सोप में से Na को या पोटेशियम को खींच लेते हैं, ठीक है। तो जब वो खींच लेते हैं तो उसके बाद वो पूरी झाग बन जाती है। तो झाग बनती है तो ये बेसिकली क्या हो गया, जो पानी हमारा क्या बन जाता है, फिर सॉफ्ट वाटर बन जाता है। देखो मैं आपको सिंपली बताया है कि ये हार्ड वाटर है, ठीक है। ये हार्ड वाटर हमने इसको डाला। अब जब हम लोगों ने सोप डाला उसके अंदर, तो क्या करेगा, वो हार्ड वाटर में से मैग्नीशियम कैल्शियम को निकाल देगा, तो निकाल देगा पानी में से, ठीक है। तो इस तरीके से वो सब कुछ मिलकर आगे एक फ्रोथ बन जाता है, और जो हमारा पानी हो जाता है वो कैसा हो जाता है, हार्ड वाटर से हो जाता है सॉफ्ट वाटर, बिकॉज उसके अंदर कैल्शियम और वो सब चलेगा, मैग्नीशियम। तो इस तरीके से स्कम जो है वो बनता है जब भी हार्ड वाटर को ट्रीट किया जाता है सोप के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, why are carbon and its compounds used as a fuel for most applicants? देखो, कार्बन और उसके कंपाउंड्स को हम लोग ना ज्यादातर फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देते हैं कंबशन के दौरान, ठीक है। बिकॉज उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है, दे आर द हाइड्रोकार्बन्स, नो डाउट, ठीक है। कार्बन कंपाउंड जो है उसको हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम इसका मतलब कि कैलोरिफिक वैल्यू भी हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू हाई का मतलब है कि अगर आप 1 kg हाइड्रोकार्बन ले रहे हो, तो आपको वो अच्छा खासा अमाउंट जो है वो एनर्जी देता है टू रन द मशीन, व्हीकल और एनीथिंग, ठीक है। और इसके लिए हम इसको यूज करते हैं, प्लस दे आर इजी टू हैंडल, ठीक है। हैंडल करना थोड़ा आसान होता है। उनके कंबशन को हम कंट्रोल भी करना चाहे तो कर सकते हैं, इसके लिए ही कार्बन और उनके कंपाउंड्स को हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इथेनॉल से हम जब इथेनोइक एसिड में जाते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्यों? देखो बहुत सिंपल सी बात है, इथेनॉल में क्या है, CH3 CH2 OH, ठीक है। और पॉइंट को समझो, इथेनॉल मतलब अल्कोहल, ठीक है। तो ये हो गया अल्कोहल और ये हो गया एसिड, ठीक है। तो चलो सी तो अभी उसमें आ ही जाएगा। तो बेसिकली OH तो ऑलरेडी है, अपने को एक O और ज्यादा चाहिए, ठीक है, तब जाके वो एसिडिक फॉर्म में हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। इसके लिए तो हम इसको कहते हैं दैट कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू इथेनोइक एसिड या कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एसिड इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ पे O2 ऐड कर लिया, तो ये O जो है वो इस जगह पे सबस्ट्रेट हो गया, मतलब कि आ गया वहां पर। तो CH3 आ गया, ठीक है, COOH बन गया, और H2O फिर बाहर निकल जाता है पानी के तौर पे। डन, ठीक है। चलिए ओके, इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। CH3 CH2OH, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, तो एक ऑक्सीजन चला गया यहाँ पे CH3, ठीक है। अब ये OOH आ गया, ओके। अब यहाँ पे कार्बन तो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं। तो ये कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन है ना, सुनना, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो यहाँ पे चला गया। तो O2 थे, ठीक है, O2 थे, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन बच गया ना, इसके साथ ही H2 मिल जाता है, इसके लिए अपने को वाटर मिलता है, ठीक है। Now, in this reaction, a molecule of ethanol contains 1 oxygen atom, while ethanoic acid contains 2 oxygen atoms. तो इसके लिए ऑक्सीजन एटम वहाँ पे ऐड होता है, that's why this conversion is known as oxidation reaction, ठीक है। नेक्स्ट, what would be the disadvantage of detergents over soap, ठीक है। डिटर्जेंट्स मतलब डिटर्जेंट्स का यूज करना सोप के बदले, उसका डिसएडवांटेज क्या है? तो उसका डिसएडवांटेज इस तरीके से बेटा कि डिटर्जेंट्स जो हैं वो सॉइल और वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, क्योंकि सिंथेटिक होते हैं, लाइक दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। एक्सेसिव अल्कलीज यूज्ड इन सम डिटर्जेंट्स, ठीक है। कई बार डिटर्जेंट्स में अल्कली बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो सफेदी के लिए, इनके लिए, तो जिसकी वजह से एक्चुअली हमारा जो फैब्रिक होता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। इसके लिए 3-4 बार कपड़े पहन लो तो पुराने पुराने लगते हैं अपने को, तो पुराने इसके लिए लगते हैं, ठीक है। कलर में रन आउट, ठीक है, कलर जो है वो भी चला जाता है अगर हमारा डिटर्जेंट चीप वेराइटी का है या अच्छी कंपनी का नहीं है तो। मोर अमाउंट ऑफ कलर, ठीक है, उसके वाटर, अब उसको निकालने के लिए, कपड़ों में से उसको निकालने के लिए ना, न जाने कितनी बार अपने को उसको ऊपर नीचे पे छाटना पड़ता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, पानी स्क्वीज करना पड़ता है ताकि उसका फोम जो है वो रिमूव कर पाए, नहीं तो हमारे हमारे फैब्रिक को डैमेज कर लेगा, ठीक है। तो इसके लिए डिटर्जेंट्स का यूज अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट,
व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोपलेस सोप? ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये क्या का कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आप बोल रहे हो, बट एक्चुअली ना इस बार ये कुछ क्वेश्चंस का चांसेस हैं, इसके पहले नहीं थे, मैं आपको फ्रेंकली बोल रही हूँ, ठीक है, इस बार है कुछ। तो कह रहा है कि सोपलेस सोप का मतलब क्या होता है? सोपलेस सोप जो है वो डिटर्जेंट्स का कोई हम लोग बोलते हैं सोपलेस सोप, ठीक है, सोप मतलब की है, बट उसके अंदर लाइक डिटर्जेंट इज अ पाउडर फॉर्म, ठीक है, और सोप मतलब कि यूं केक वाला जो फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं जिनकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होती है सोप की, बट इसके अंदर ना फैटी एसिड्स नहीं होते हैं, ठीक है, जो मेन कंपोनेंट सोप के होते हैं ना इसमें इसमें नहीं होते हैं, इसके लिए इनको हम लोग डिटर्जेंट सोप भी कहते हैं, ठीक है। तो याद करना इनमें फैटी एसिड्स नहीं होते जबकि सोप के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फोटोग्राफ शोज अ मॉडल ऑफ एन एस्टर मॉलिक्यूल का है विच फ्रेगनेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस एस्टर, ठीक है। तो ईस्टर मॉलिक्यूल तो भैया फ्रूटी और फ्लोरल फ्रेगनेंस ही देता है, मस्त प्यारी प्यारी सी स्वीट स्मेलिंग देता है, और इसके लिए इसको परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग चीज़ों के अंदर मतलब बेसिकली शैम्पू भी हो गया, ठीक है, सोप भी हो गया, इन सब भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ताकि खुशबू आए, तो ईस्टर वो होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर शोन एंड लेबल ए एंड बी। देखो बी जो है वो है ऑयल मॉलिक्यूल, ऑयल या तो फिर डर्ट मॉलिक्यूल लिख सकते हो आप, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव है इसको अपन बोलेंगे सोप मॉलिक्यूल, या तो आयोनिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन विंग्स एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। देखो जो हार्ट है ना हमारा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, गंदा खून पूरे बॉडी के पार्ट से खून घूम के आया होता है और पूरा CO2 अंदर लेके आया होता है, ठीक है, तो एंड इट पंप्स दिस ब्लड। तो हमारा हार्ट क्या करता है, अभी ये गंदे खून को साफ तो करना है, तो साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन में डालना है, इसका मतलब कि लंग्स में डाल देते हैं, फिर लंग्स में से ये मस्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, और फिर से हार्ट उसको बोलता है कि ले भाई चल तेरा ब्लड तू ले ले, और अब फिर से, ठीक है, वो पूरे बॉडी के पार्ट्स में घूमता है थ्रू द हार्ट पंपिंग। सो जो ब्लड है वो हार्ट में दो बार आ रहा है, एक तो गंदा खून हो क्या रहा है, मतलब कंटेन लॉट ऑफ CO2, फिर लंग्स में जा रहा है, ठीक है, फिर प्योर होके फिर से कंटेन्स O2 और फिर से हार्ट में आ रहा है, हार्ट में दो बार आ रहा है, इसके लिए इसको अपन बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये जरूरी है क्योंकि डबल सर्कुलेशन जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट करता है मिक्स होने से, एंड वी नीड लाइक एनीवन नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी, तो इसके लिए डबल सर्कुलेशन जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर एल्वियोली डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एल्वियोली को ऐसे कैसे डिजाइन किया गया है कि वो गैसेस को मैक्सिमम एक्सचेंज कर लेती है। तो देखो एल्वियोलीज जो होते हैं ना वो एक्चुअली बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें पता है कि लंग्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि ये पूरा यूं लंग्स है, तो इसमें ब्रोंकाई आया, ठीक है, ब्रोंकाई छोटे छोटे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब बेसिकली यहीं से गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब कि CO2 जो है वो इसी के अंदर आता है और यहीं से O2 ब्लड की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ये बेसिकली छोटे होते हैं नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, इसके लिए सरफेस एरिया अच्छा खासा, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने ऑक्सीजन लिया ना, तो जैसे ये लिया ना तो मेरे जो लंग्स में एल्वेओली फूल जाएंगे, बलून ऐसे फूल गया, ठीक है, फिर ब्लड आएगा, ब्लड को ऑक्सीजन दे देंगे, CO2 ले लेंगे और फिर मैं बाहर एक्सलॉट कर लूंगी, ठीक है, तो ये CO2 मैंने बाहर एक्सहल आउट कर लिया। तो ये जो होता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोली की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर द फैट्स डाइजेस्ट इन अवर बॉडी, कैसे डाइजेस्ट होते हैं और कहाँ पे होते हैं? तो वो फैट्स जो है ना वो लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, से बड़े बड़े, ऐसा ना ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं फैट, ठीक है, चर्बी, ठीक है, चर्बी ऐसे चर्बी, ठीक है, फैट जो है वो ऐसे मोटे मोटे हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स द सीक्रेशन, ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना बाइल जूस आता है लीवर से, पेंक्रियाटिक जूस आता है पेंक्रियास से, ठीक है, और बाइल जूस जो होता है उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो लीवर से आता है, और वो ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल को छोटे 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 टुकड़ों में,
ठीक है, मतलब कि स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर वो उसको तोड़ देता है। जैसे वो तोड़ देता है, एंजाइम आता है किसका, पेंक्रियास का, ले भाई अब मैं इसको खाऊंगा, ठीक है, और फिर उसके ऊपर वो एक्ट करता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, ये फैट का यूं मसल देना, ठीक है, निचोड़ देना फैट को, और ये पूरा प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। डन 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 डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड, प्रोड्यूस रेगुलेटेड, ठीक है। तो देखो, द अमाउंट ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and some of the dissolved substances into the blood through the blood capillaries surrounding the tubules of the nephron। सिंपल शब्दों में यही है कि भैया नेफ्रॉन होता है ना, ठीक है, आपने फिगर भी देखा होता है, तो नेफ्रॉन के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ये जो ब्लड कैपिलरीज बंधी हुई होती है, तो जो भी एक्सेस वाटर होता है वो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है, अच्छा खासा पानी, ठीक है, वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है। कोई भी डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी, वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है, और सिर्फ वहां पे वेस्ट मटेरियल ही भरा रहता है। तो अब ना डिपेंड करता है कि हमारा जो यूरिन है, द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द हाउ मच एक्सेस वाटर इज प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में कितना पानी है, उस पानी के बेसिस पर यूरिन कितना एक्सक्रीट करेंगे हम लोग, वो डिपेंड करता है। एंड हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट आर टू बी एक्सक्रीटेड, कितना बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो कहते हैं ना, अच्छे से पानी पियो, अच्छे से पानी पियो, तो पानी पियोगे तो यूरिन भी आएगा, ठीक है। तो यूरिन की क्वांटिटी आपके पानी के पीने पर होती है, और उस पे ही, ठीक है, वो तो होता ही होता है, फिर कितना डिजॉल्व। जैसे आप कम पानी पियोगे ना, तो आप चेकआउट कर लेना, आप कम पानी पियोगे आपका यूरिन हमेशा येलोइश कलर का होता होगा, ठीक है। बट जैसे अगर आप दिन में बहुत अच्छा खासा पानी पीते हैं, ठीक है, 3 लीटर्स 2.5 3 लीटर का पानी अच्छे से पीते हैं, तो आपका जो यूरिन होता है ना, वो कलरलेस होता जाता है। स्टार्टिंग सुबह सुबह तो थोड़ा सा रहता है, ठीक है, फिर धीरे 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 सा कलर लाइट हो जाता है। दैट मीन्स कि कोई भी बॉडी में टॉक्सिक नहीं है, पूरा का पूरा टॉक्सिक बाहर निकलता जा रहा है, तो ये इंडिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। देखो भैया, एसिड का तो खाली दो ही रोल है, पता है अपने को। पहला रोल ये है कि जो खाना हमारे पेट में आता है उसको वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर लेता है, ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, वो एक्टिव हो जाए और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। दूसरा, खाने के दौरान कोई बैक्टीरिया जब आता है तो उसको क्या कर लेता है, मार देता है, ठीक है, तो दो से काम है। नेक्स्ट, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। देखो, फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में थ्रू द फ्लोएम। ये वेस्कुलर टिश्यू होता है जो लीव्स में से खाना लेता है और पूरे बॉडी के बाकी पार्ट्स में खाने को पहुंचाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, ठीक है। अब सीधी बात है, ये इसके लिए थोड़ी एनर्जी तो चाहिए, तो ये एनर्जी आती है प्लांट के पास फ्रॉम द एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया में से एनर्जी आती है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यू इंक्रीजेस कॉजिंग द वाटर टू मूव इनटू इट, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि मूवमेंट ऑफ वाटर वो इंक्रीज हो जाता है टिश्यू के अंदर। ये जो प्रेशर होता है, ठीक है, जब वो पानी ऊपर की तरफ आता है, ऐसा होता है पानी ऊपर की तरफ आता है तो वो फ्लोएम को नीचे की तरफ धकेलता है, मतलब खाने को नीचे की तरफ धकेलता है। तो ये प्रेशर जो है वो फ्लोएम के मटेरियल को, ठीक है, जिसके पास प्रेशर इतना नहीं है तो वो उसको धकेलता है। पॉइंट समझ में आई। जैसे अपन सीसो कैसे होता है, ठीक है, समझो कि यहाँ पे अगर एक बंदा बैठा है वो हैवी है, तो वो नीचे की तरफ आएगा, दूसरा अपना ऊपर चला जाता है, सीसो का होता है ऐसे ऊपर नीचे होता जाता है। तो समझो कि एक तरफ जाइलम है एक तरफ फ्लोएम है, ठीक है, तो जाइलम जितना पानी पिएगा ना, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो क्या कर लेगा, वो फ्लोएम को प्रेशराइज करेगा, प्रेशर, उस प्रेशर में फ्लोएम खाने को जो है वो बॉडी के पास में पहुंचाता है। तो इसका प्रेशर जो है वो फ्लोएम पे लगता है, ठीक है, उसके बाद प्रेशर नहीं होता इसके लिए। एंड इसके अकॉर्डिंग प्लांट्स के अंदर मटेरियल जो है, मतलब खाना जो है मूव किया जाता है, और इसमें एनर्जी जो यूटिलाइज होती है वो एटीपी से आती है। So the food material such as sucrose is transported into the phloem tissue using the ATP energy. ठीक है? Next, carefully observe the given figure below and answer the following questions. क्या है भैया? Identify the part from the above figure which flattens during the inhalation. ठीक है, inhalation के अंदर जो flat हो जाता है तो diaphragm, तो ये part कौन सा है यहाँ पर? C. Identify the part from the above diagram which terminates like balloon like structure. ठीक है, तो अभी अपने देखा भी, तो इसके अंदर बलून लाइक, ये तो रिब केज पे दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक एरो होना चाहिए था, ठीक है। तो कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैं यहाँ पे एच दे देती हूँ,
ठीक है, तो ये है एल्वियोली। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट फ्रॉम द डायग्राम विच प्रोटेक्ट्स द लंग्स। जी आया, रिब केज, वही लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो बेसिकली हेमोग्लोबिन जो है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को टू द, ठीक है। तो बेसिकली हेमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ब्लड के अंदर होता है और वो ब्लड में ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के टिश्यूज पे ट्रांसपोर्ट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने की वो कम हो जाएगी एंड इसकी वजह से हमें डिजीज होती है, इसका नाम है एनीमिया। एनीमिया मतलब खून ही नहीं बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the use of iodized salt, sorry, why is the use of iodized salt advisable। ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट मतलब कि आयोडीन वाला नमक खाना क्यों एडवाइजेबल होता है। तो पहले आयोडीन को समझते हैं क्या। तो आयोडीन एक एलिमेंट है, ठीक है, जो बेसिकली थायरोक्साइन हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है फ्रॉम द बाय द थायराइड ग्लैंड। अगर हमारे खाने में इसकी कमी हो जाएगी ना तो हमारे सीधे बात थायरोक्साइन हार्मोन उतना ज़्यादा सीक्रेट नहीं होगा, मतलब बनेगा नहीं। तो फिर होगा क्या, तो ऐसा होता है ना कि थायरोक्साइन हार्मोन जो है हमारी बॉडी के अंदर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स इन सब की एक्टिविटीज़ को देखता है। अगर इसकी कमी हो जाती है इन द डाइट, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ग्वेटर, गला जो है वो धीरे धीरे स्वेलअप हो जाता है। इट कॉजेज द नेक टू स्वेलअप एंड एनलार्ज द थायराइड ग्लैंड, और हमारा ग्लैंड जो है वो मोटा हो जाता है। इसके लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट ही खाना चाहिए जिससे ग्वेटर की डिजीज जो है उसको अपन प्रिवेंट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। देखो एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो हार्मोन्स के थ्रू होता है, सीधी बात है। जो ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ दिस हार्मोन्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। देखो वी हैव द टू टाइप ऑफ सिस्टम्स, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो हमारा माउथ हो गया, फूड पाइप आ गया, स्टमक आ गया, दिस इज द एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन विच इज डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, जैसे कि पिट्यूटरी आ गया, हाइपोथैलेमस आ गया, एड्रिनल आ गया, ये सारे ग्लैंड्स होते हैं। ये एक अलग सिस्टम है जहाँ पे हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है। ओके, अब हार्मोन्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में नहीं होते, छोटे छोटे से, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं पर काफी इफेक्टिव होते हैं, नो डाउट। इनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इनका कोई पाइपलाइन नहीं होता है, ये हार्मोन सीधा चला जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। The secretions directly mix into the bloodstream. From it moves to the specific target organs, ठीक है, जहाँ पे उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, बट इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा हमारे बोन्स में, ठीक है, हमारी हड्डियां लंबी हो जाएंगी, हमारी हड्डियां डेवलप होने लगेंगी, तो सीधी बात है हाइट जो है वो बच्चे की इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अभी तो 30 तक करना है, ठीक है, उसके बाद कोई फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर मैं दूसरे और 60 तक लेके आऊंगी, 30 और। चलो तो पहले अभी इसको खत्म कर लेते हैं। ओके, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो साइनेप्स होता है उसके उसमें मतलब क्या होता है बेसिकली। तो देखो जब दो न्यूरॉन्स होते हैं ना बेटा, तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, ये न्यूरॉन, ये एक्सॉन, ठीक है, और ये टर्मिनल, सिंपल, ठीक है। अभी दूसरा न्यूरॉन आया है ना, तो अब ना ये जो मैसेज है, अभी जो मैसेज है वो इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में जाने के लिए, मतलब कि ये नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व एंडिंग से डेंड्राइट में जाने के लिए एक गैप होती है, इस गैप में साइनेप्स होता है। अब अपने को पता है ये नर्व्स हैं, तो नर्व्स के अंदर जो मैसेज जाता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जाता है। अब साइनेप्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की भाषा नहीं समझता है, तो उसको वो यहाँ पे कन्वर्ट करता है केमिकल की भाषा में, और फिर जब वो डेंड्राइट के पास जाएगा तो अगेन उसकी भाषा चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ना ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, ट्रांसलेटर। आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे हिंदी आ रही है, ठीक है, और सामने वाले इंसान को फ्रेंच आ रही है, ओके, तो बीच में एक मीडिएटर है जो मेरी हिंदी को ट्रांसलेट करेगा फ्रांस के अंदर, ठीक है, उसका फ्रांस का ट्रांसलेशन मुझे करेगा हिंदी में, है ना। तो ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है। तो एट साइनेप्स द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू द केमिकल्स जो इजीली उस गैप से पास ऑन हो जाता है,
और वो नेक्स्ट न्यूरॉन में चला जाता है, जो अगेन फिर से वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर। इस तरीके से जो मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन, टिल जब तक वो ब्रेन के पास या स्पाइनल रोड के पास नहीं पहुंच जाता है। ठीक है बच्चा जी, तो यहाँ पे हम लोग ने खत्म कर लिए द मोस्ट 30 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अंदर मैं इस बार कंप्राइज वीडियो दे रही हूँ, तो सेक्शन बी सी डी तीनों आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको लर्न करना शुरू करिए। मीनवाइल मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड दूसरे क्वेश्चंस का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।